इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 मेरे संग की औरतें भाग 2, जिसमें हम पढ़ते हैं यहाँ से। लड़की की गैर वाजिब और जुस्तुत सुन भगवान कुछ इस अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अब देखो, लड़की की बात सुनकर एक तरह से तो उनका बात सुनकर जो भी वो बोलती थी, गैर लड़की मांगती थी ना, ये कोई भी तर्क उनका था नहीं। भगवान कुछ ऐसे अफरा तफरी में पड़ गए कि उन्होंने एक दो नहीं, पूरे 5 की 5 कन्याएं धरती पर उतार दी उनके घर में। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो मानी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी के सामने चोर भी अफरा तफरी में आ जाता था। कैसे? माँ जी और नामी चोर की किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। मतलब मैंने होश जब संभाला तो कई बार सुना। चोर के दीदार की खुशनसीब, मतलब वो चोर ऐसा था कि उसकी दीदार की खुशनसीबी ही हाथ आई थी। जैसे में सुनो, हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कर की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रतजग्गा मतलब जागरण रात को कर रही थी। नाच गाने और ढोल की थाप के शोर से नामी चोर कब सेंध लगाकर चोरी छुपे हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुआ। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जाकर सोई थी। चोर बेचारा तमाम गुजारफियां दिमाग लगाते हुए, खुरपाती का दिमाग में बिठलाकर, मतलब बहुत सारे बात को दिमाग में रखकर उतरा था कि अब तो मैं चोरी करूंगा। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। मतलब इतनी बड़ी बूढ़ी दादी, चाहे बूढ़ी पुरखिन, ये अपनी जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांव की आहट से भी खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। कौन? जी मैं। चोर ने युगों से मतलब हिचकिचाहट से बोला। जी मैं। चोर ने यह बोला, पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माजी ने कहा। पानी पिला। फिर चोर ने हिचकिचा कर, जी मैं। मतलब वो एकदम गड़बड़ा गया था। चोर हिचक कर रह गया। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। मतलब हाथ से लोटा को टटोल कर देख रही थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। किसको? पानी को। क्योंकि पहले कुएं से पानी पिया जाता था कि बेढक उढक ना पड़ जाए, चाहे काई वगैरह उसमें ना घुस जाए। चोर बेचारा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बांधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी चोर को, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन हुआ था चोर को। इससे कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, मतलब दादी बोली, जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूं। चोर बोल पड़ा, मैं तो चोर हूं। मेरे घबराहट में, धर्म संकट में चोर सचमुच कह दिया कि मैं तो चोर हूं। हुआ करे, मतलब दादी बोली, हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो। ठीक है, धो लेना। उसके बाद से पानी कपड़े में छान कर भरियो। आप चोर के हाथों का पानी पी लोगी माँ जी? चोर बोला। कहा ना, रगड़ कर धो लीजो हाथ को। सब नाच गाने में लगे थे।
तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा पर जो पिलाएगा? तेरे और भगवान के सिवा कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा? भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, मतलब एकदम धड़धड़ा गया। अकबकाया का मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट, घबराया कि लोटा उठाकर चला गया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था वो। तब माँ जी ने लोटा का आधा पानी पिया, पीकर बाकी चोर को पिलाया। आधा पानी पिया, आधा चोर को पिलाया। कहा, एक लोटा से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती कर। बेटा बेचारा जिस लायक रह गया हो, सो रोमांच धंधा छोड़कर वह सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बुढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। मतलब जब दादी की बात थी ना, उस समय जब लेखक बड़ी हुई थी, मृदुला गर्ती बूढ़ा हो गया था, तो बूढ़ा वो भला मानुस लगता था, इनको लगा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, क्योंकि दादी एकदम खिलाड़ी आदमी थी, जिससे हीन भावना तो नहीं आती थी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी भी रही। मतलब एक तरफ दादी के वजह से हमको देश की आजादी को लेकर एक नया रौनक भी हुआ करता था और रोमांच भी मिलता था बात सब सुनकर। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्भाग्य से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी, शामिल होने की इजाजत नहीं दी। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। नहीं भैया, वही हमारे पिता समाने बैठ गए। मैं बदस्तूर मतलब नियम से रोती बिलपती रही, एकदम रोती बिलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोएगा, वैसा रोई। मेरी उम्र तब 9 साल की थी। इतनी छोटी नहीं थी कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। दोनों हालात था। तंग आकर पिताजी बरदस्त कारामजुआ एक उपन्यास है, तो उपन्यास पकड़ा गए, पढ़ो। किताबें पढ़ने की मुझे मिराक मतलब क्या होता है, मानसिक रोग। तब किताबें पढ़ने का उनको मानसिक रोग था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठ अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो रोने धोने को छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर मुझे इतनी मोहल्लत मतलब होती क्या, इतना पसंद से, फुर्सत से, अवकाश से एकदम मन खुश करके मुझे देने में क्या तुक थी। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों को किताबी कीड़ा होता है तो एकदम खूब पढ़ता है। ठीक है, दोबारा रोना शुरू करूं या कोई काम पकड़ूं या दोबारा रोना शुरू करूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजुआ मतलब जो उपन्यास था, मुझे देने में क्या तुक थी, उनकी क्या सोच थी, जब मेरी समझ में नहीं आया। किताब इतनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानते। किताब कितना समझ में आता था वो अब तक नहीं जानते, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मुड़ हो गए। इतना बार पढ़े कि आपस में सारा किताब गुड़मुड़ हो गए, मतलब जितना भी पाठ था। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में
कहना मुश्किल था। यह भी जानना था कि कितना पल्ले पड़ता है कितना नहीं पड़ता है, पर इतना विश्वास था कह सकती हूँ कि उसका एक दो अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अचानक अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया, मतलब याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। उपन्यास, उसे जादू का कालीन, मेरा नाटक। देखो कौन कौन इसमें से उसको अच्छा लगता था। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, ठीक है, और नहीं वह, तीन तितलियों की छोड़ी जैसे कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। उन्हें कंठस्थ, मतलब एकदम जबान पे याद है, कंठस्थ है। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किया रहे। मतलब लीक मतलब परंपरा जो चलता था उससे, उसको हम लोग नहीं मानते थे, परंपरा से अलग चलते थे। लीक का मतलब होता था पसंद, तो पसंद पर चलने से भी इनकार किए रहे कि हम परंपरा पर नहीं चलेंगे। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुला भगत थी। घर का नाम रानी, बाहर का मंजुला। लेखिका अवतार हुआ मंजुला भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आरे नहीं आई। इसलिए पोदाइसी जैन नाम छोड़ भगत बनी, मतलब जैन से वो भगत बन गई। दूसरी नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर में मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद का चलन उसी समय हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था कि शादी के बाद नाम नहीं बदलेंगे, मृदुला गर्ग ने ही चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी गया था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुसू क्यों हो? इतना पोंगापंथी मतलब क्या हो जाएगा बताओ जरा आप। मतलब ये परंपरागत आप पढ़े लिखे और घर घुसे में ही क्यों रहते हो? मतलब ये पूछा गया उनसे, नाम क्यों बदला? हमारे पास कोई उसका ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होता है मैंने नहीं देखा है। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख लिए, 2-2 नाम छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम, जो मेरे से छोटी बहन थी उसका घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम था चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब 4-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुन ली कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनों की लेखन से बीच की जो 2 बहन थी वो लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, मतलब लेखन में जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। बाकी सब हिंदी में, संस्कृत में या अंग्रेजी में लिखती है। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गया, वो हिंदी लिखने लगा। पर चार लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। हम लिखते हैं 4 और पूरा खानदान पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे।
कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्ध से दो चार नहीं होना पड़ा। मतलब घर में हिंदी पे आलोचना जो होती है उससे तो कुछ नहीं होना पड़ा ना, दो चार नहीं बोलना पड़ा, ना सुनना पड़ा, इससे बचा रही, मतलब उससे बच कर रहती थी हमेशा। खैर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहूंगी जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई, लेखिका नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुला को कहा था,